हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं आपका हिस्ट्री टीचर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ध्यान देते हैं, फ्रेंच जो यूरोपियन कंट्री का एक इंपॉर्टेंट प्लेस, एक यूरोपियन कंट्री का एक इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे सारी चीजें जो चेंज होती है वो फ्रांस से ही चेंज होती है। रेवोल्यूशन चेंज, फ्रांस में कुछ चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा, चेंज कब हुआ था, किसने किया था, ये सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले ये बात है 14 जुलाई 1789 की। 14 जुलाई 1789 को हम चेंज करने कुछ निकले थे। फ्रेंच के सोसाइटी को, फ्रेंच के रूलर को, फ्रेंच के किंग को हम चेंज करना चाहते थे। क्यों चेंज करना चाहते थे वो हम पूरे चैप्टर में जानेंगे आज। ये इस दिन 14 जुलाई 1789 को कुछ 7,000 पीपल इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन, सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। फोर्ट्रेस प्रिजन जो बेस्टाइल में था वहां पे इकट्ठा हुए थे। अब ये करना क्या चाहते थे, सुनिए। ये लोग है ना सब चेंज करने के पीछे भाग रहे थे कि हमको पूरा फ्रेंच की सोसाइटी को चेंज करना है। तो सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और एक आंदोलन में निकल गए। अब जो उस टाइम पे फ्रेंच पे ना मोनार्की रूल था, किंग का रूल था। अब किंग को पता चले ये बात, तो किंग ने अपनी आर्मी भेज दी। अब जैसे ही आर्मी भेजी तो जो कॉमन पीपल, जो 7,000 मेल और फीमेल थे, उनको ये बात पता चली और उनके अंदर एक अफवाह फैल गई कि किंग ने इनको मारने का आदेश दे दिया है। अब जैसे अब आपको पता चलेगा कि आपको मारने का आदेश दिया है, तो आप अपने बचाव के लिए कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशन ढूंढोगे। सेम तरीके से ये 7,000 पीपल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिस में जाके अफरा तफरी करने लग गए और आर्म्स एंड एम्युनिशन की तलाश करने लग गए। तो वहां पे जो भी चीज मिलना शुरू हो गया, वहां पे उन्होंने वो सारी चीजें उठा ली और सामने ही उनको दिखा फोर्ट्रेस प्रिजन जो बेस्टाइल में था। वहां से उन्होंने वहां के गार्ड को मार दिया और वहां से सारी चीजें हड़प ली और वहां पे उस जेल में कुछ 7 कैदी थे जिनको छोड़ दिया गया। फोर्ट्रेस प्रिजन को अटैक करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो किंग था ना वो इतना क्रूएल था, डेस्पोटिक था, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक था। मतलब वो उसके खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो जेल में डाल देता था। अगर आप उसके खिलाफ कुछ भी काम करोगे तो उसको जरा सा भी पसंद नहीं था, वो जेल में डाल देता था। तो उसको तोड़ा गया और जैसे ही तोड़ा गया सारे जेल को, उसके कैदी को रिहा करके उस जेल को तोड़ दिया गया। और जैसे ही तोड़ा गया लोगों ने उसके पत्थर अपने सोवेनियर के लिए इकट्ठा कर दिए कि भाई एक यादगार चीज हमने तोड़ा था किंग के खिलाफ। और एक और रीजन था कि उस टाइम पे ब्रेड का भाव, जो खाने का भाव था, वो बढ़ गया था और कॉमन पीपल उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो ये सारी चीजों को लेके लड़ाई हुआ था। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेके, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने आपको बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 14 जुलाई 1789, लेकिन ये तो शुरू हुआ था ना, उसके पहले ऐसा क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करना पड़ा। तो हम बात करते हैं 1789 के पहले की बात करते हैं। फ्रेंच में ना 1789 के पहले की जितनी भी सोसाइटी थी उसको बोलते थे ओल्ड रेजिम, मतलब पुराने तरीके से चलती थी, ओल्ड रेजिम बोलते थे। कैसा था ओल्ड रेजिम, उसमें 3 क्लास थे। फर्स्ट क्लेर्जी जो फादर लोग होते थे उनको, सेकंड नोबेलिटी जो जमींदार लोग होते थे वो थे इसके अंदर। थर्ड क्लास में 3 डिवीजन, एक बिग बिजनेसमैन आते थे, सेकंड में पीजेंट जिनके पास थोड़ी जमीन थी, थर्ड में स्मॉल पीजेंट और लैंडलेस फार्मर, ये सारे लोग आते थे। अब तो चलो क्लास ही था ना, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम इसे क्या था, सुनिए। ये थे धर्म के क्या था, मतलब इनको टैक्स भरना नहीं है, इनको भी टैक्स नहीं भरना है। जो एकदम मेहनत से कमा रहा है उसको बहुत सारा टैक्स भरना है। उस टाइम पे जो फ्रेंच में अगर 100% जमीन हुआ करती थी ना, तो उसमें से 60% इनके पास होती थी, ठीक है, इनके पास जमीन थी। अब इनके पास जमीन थी तो लोग टैक्स देते थे। टैक्स पे कौन करता था, सुनते हैं। पीजेंट्स थे, स्मॉल पीजेंट्स और लैंडलेस फार्मर्स, ये इनको एक टैक्स भरते थे। उस टैक्स का नाम था फ्यूडल फंड्स, फ्यूडल ड्यूज, फ्यूडल फंड्स जो भी आप बोल सकते हो। तो मैं इसको लिखता हूं फ्यूडल ड्यूज। ये पहला टैक्स लोग भरते थे। अब ये भी टैक्स लेते थे। पीजेंट्स, स्मॉल फार्मर्स मिला के एक टैक्स क्लेर्जी को भरते थे जिसका नाम था थाइस। अब सबसे कम इन लोग ही कमाते थे। क्लर्जी थे, बहुत पैसे वाले थे। नोबेलिटी जमीन था, जिसके पास जमीन है, बहुत पैसा है।
इनको कोई टैक्स नहीं भरना है, इनको टैक्स इन लोग भरेंगे। ये दोनों जो गरीब क्लास है ना, इन लोग टैक्स भरते थे। अच्छा, बिग बिजनेसमैन टैक्स भरता था? हाँ भरता था, लेकिन कॉमन टैक्स जो तीनों भरते थे। ये लोग बिग बिजनेसमैन क्यों कहलाते थे? ये लोग बहुत सारी चीजें बेचते थे जो बड़े बड़े लोग खरीदते थे, जैसे कि गोल्ड की चीजें या फिर सिल्क हो गया, ये सारी चीजें ना ये लोग लाते थे बाहर से और बेचते थे बड़े बड़े राजाओं को। तो इसके लिए बिग बिजनेसमैन आते थे। ये तीसरे क्लास में सबसे बड़े थे इन लोग। अब देखो ये और ये तीनों मिलके ना स्टेट को एक टैक्स दे देते हैं, स्टेट टैक्स। अब एक चीज देख रहे हैं, क्लर्जी को टैक्स नहीं भर रहा, नोबेलिटी को टैक्स नहीं भर रहा, जो भी टैक्स भर रहा है वो ये भर रहा है। उसमें भी ये दो क्लास ज्यादा भर रहा है, एक फ्यूडल फंड्स, एक क्लर्जी। अच्छा, इन लोगों को टैक्स करने की क्या जरूरत पड़ी थी? अब इनके पास इतनी जमीनें थी। अब पहले ऐसा होता कि कोई भी किसी का भी जमीन लूट सकता था, तो इन्होंने अपनी जमीन को, ये इनकी जमीन है, तो इन्होंने अपनी जमीन के आजू बाजू आर्मी लगा दिया था। अब उस आर्मी का खाना पीना देखभाल सारी की सारी नोबेलिटी करती थी। तो अपना पैसा नहीं लगाता था, ये लोग थोड़े से दिमाग वाले थे, इन लोग ना इनसे पैसा लेते थे। पीजेंट्स अगर दिन का 100 रुपया कमा रहा है ना, तो 40 रुपया तो इसको भर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और 30 रुपया इसको भर रहा है। अब बचा उसके पास कितना? 30 रुपया बचा। 100 रुपया दिन भर कमाओ, सिर्फ 30 रुपए का यूज कर रहा था, बाकी तो टैक्स में चले जाता था। अब ये भी है ना, अब तो टैक्स तो स्टेट को भी भरना है, 20 रुपया वहां चले जाता था। देखिए 40, 50, 60, 70, 80, 90 से 10 रुपया बचता था उसके पास, इनके पास। तो ये इनके पास यही रीजन था कि इनको रिवॉल्ट करना पड़ा। अच्छा, टैक्स लिया क्यों गया वो आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रोकना। अब हम जानते हैं कि टैक्स इनको ही क्यों भरना पड़ा, इनके ऊपर टैक्स के बर्डन्स क्यों आए, वो हम जानते हैं। अब मैं बात करता हूँ 1774 की। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट याद रखो, 14 जुलाई 1789। इसके पहले जो सोसाइटी थी उसको बोलते थे ओल्ड रिलीजन, ठीक है। इन दोनों के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए। 1774 की बात है कि किंग लुइस 16 फ्रेंच का राजा बना था, ठीक है। किंग लुइस 16 उस टाइम में वो सिर्फ 20 साल का था, 20 ईयर का एज था उसका। उसी साल उसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मैरिया एंटोनिएट के साथ। अब शादी हुई, जब ये इसको राज घराना मिला, मतलब राज्य संभालने मिला, तो जब ऐसा होता ना, ट्रेजर होता है, हर राजा का खजाना होता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतने पैसे में चलाना है। तो जब इसके पास राजगद्दी आई, तो इसको कुछ पैसा नहीं मिला, सारा खजाना खाली हो चुका था। खजाना खाली होने का रीजन ये था, वॉर, मेंटेनेंस। फर्स्ट वॉर है, सेकंड मेंटेनेंस है, और थर्ड एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट है। सुनिए, सबसे पहला रीजन, जब वो 20 की एज में राजा बना, जब उसकी शादी हुई, और जब मैं जैसे कोई एग्जांपल, जैसे मैं राजा बना और मैं कोई इस राज्य को संभालना है, तो मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे पैसा था नहीं, तो मैंने जब रीजन ढूंढा कि पैसा क्यों नहीं, तो पहला रीजन ये था कि मैंने वॉर बहुत सारे किए थे। अगर आप वॉर कर रहे हो तो सोल्जर का टेक केयर करना, आर्म्स एंड एम्युनिशन, खाना पीना, इसके लिए खर्चा हुआ। जो मेरा राज्य था उसके मेंटेनेंस के लिए खर्चा हुआ है, मेरा पैलेस था। तीसरा, मेरे फ्यूड अलग अलग एक्सपेंसेस थे, वो सारी चीजों के लिए खर्चा हुआ पैसा। तो अब मैं पैसा लाऊं कहां से? अब मैंने एक और दरियादिली दिखाई। मेरा जो कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, उसने क्या किया था, अमेरिका की 13 कॉलोनीज को कैप्चर कर लिया था। अब मैंने एक और वॉर कर लिया। उसी वॉर में मैंने अपनी आर्मी को अमेरिका में भेजा और उनकी 13 कॉलोनीज को रिलीज करवा दिया। अब अपना आर्मी भेजा है, पैसा लगेगा, एक और खर्चा हो गया। अब उस खर्चे में ना मैंने कुछ उधार ले लिए थे, उधार इतना ज्यादा कि उस टाइम में मेरा जो, जैसे आज के हमारा करेंसी रुपीज है, उनका लिव्र था, ठीक है। अब मैंने जिससे उधार लिया था, मैंने अपने वॉर के एक्सपेंस को उठाने के लिए जो वॉर उधार लिया था, उन्होंने मुझे उधार तो दिया, लेकिन 10% इंटरेस्ट रेट पे दिया, 10% इंटरेस्ट रेट पे। तो मेरा सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट भरने में जा रहा था। अब मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मैंने सोचा कि क्यों ना टैक्स लगाया जाए। टैक्स लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो जब मैंने टैक्स लगाया ना, तो मैंने जो राजा था उसका टैक्स किस पे लगाया? थर्ड क्लास पे। थर्ड क्लास में बिजनेसमैन के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, स्मॉल पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर के ऊपर। अब इनके ऊपर टैक्स लगाया। अब देखो कितना
ना इंसाफी हुआ है। क्लर्की जो बहुत अमीर है उनको ऊपर टैक्स लगा ही नहीं है, नोबेलिटी जो बहुत अमीर है उनके ऊपर टैक्स लगा ही नहीं, जो कमा रहे स्ट्रगल करके उनके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा हुआ है। अब इन लोगों अगर चाहे तो एक ही बार ये सारा एक्सपेंसेस कवर कर सकते थे, लेकिन इनसे टैक्स लिया ही नहीं गया। टैक्स लिया गया इनसे जिनको बहुत मेहनत करना पड़ा, अपने एक्सपेंसेस का 80-90% टैक्स तो भरना पड़ा। तो यही रीजन था कि ये सारे लोग तंग आ गए थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अब इसके आगे पार्ट नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। एक और रीजन के बारे में जानते हैं कि क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो थर्ड रीजन देखिए क्या है कि 14 जुलाई 17 फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन। 23 मिलियन था इन द ईयर 1715 मिलियन, 28 मिलियन हो गया इन द ईयर 1789। पॉपुलेशन बढ़ा, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ा फूड प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा, फूड प्रोडक्शन के में गैप हो गया। तो ये गैप दिख रहा है। अब जिसके पास पैसा है वो इसको खरीद लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहां से खरीदेगा। उस टाइम पे सोसाइटी के कुछ लोग जॉब करते थे, उनको वेजेस मिलता था, दिन का पगार। पहले जब 23 मिलियन पॉपुलेशन था तो फॉर एग्जांपल उनका 2 रुपया पगार था। अब 28 मिलियन हो गया तो भी उनका पगार 2 ही रुपया है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू था। पॉपुलेशन तो बढ़ गया लेकिन सैलरी नहीं बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ गया सैलरी उतने का उतना ही। लेकिन अब सैलरी तो बढ़ा नहीं, तो जो पहले ये टाइम पे जो ब्रेड का भाव था वो अगर होगा 1 रुपया, अब यहाँ पे है 4 रुपया, अब मेरे पास 2 रुपए कम है तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं सब्सटेंशियल क्राइसिस। मतलब पॉपुलेशन बढ़ा, फूड ग्रेन नहीं बढ़ पाया, तो जो शॉर्टेज हुआ उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल क्राइसिस। ये भी एक रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का। देखिए इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको लगता है कि इन्होंने बीच में रिवॉल्ट किया होगा? हाँ किया था। पीजेंट्स एंड वर्कर्स ने एक बार ट्राई किया था रिवॉल्ट करने का, लेकिन बहुत ड्रास्टिकली फेल हो गया था। रीजन क्या था कि उनके पास प्लानिंग नहीं था, अच्छा मूवमेंट नहीं था। अच्छा अगर आप कोई भी चीज एक प्लानिंग के साथ करोगे तो आपका रिवॉल्ट अच्छा होगा, लेकिन उनके पास प्लानिंग था ही नहीं। तो यही रीजन था कि एक बार इन्होंने रिवॉल्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि वो कर नहीं पाए, उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं था। और इसको लीड कौन कर रहे थे? एजुकेटेड पीपल। फिर भी नहीं लीड हो पाया था, ठीक है। अब इस सोसाइटी में चेंज लाने की बारी आ चुकी थी। अब चेंज कौन लाता पता है सोसाइटी में? जब समझ लो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है तो इनके वजह से नहीं हो रहा, ये हो रहा है फिलोसोफर, स्कॉलर्स जो ऐसा सोचते थे कि सोसाइटी इक्वल लेवल पे होनी चाहिए, सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक बार सोचा कि सोसाइटी में ना जितने भी लोग हैं ना उनको पैदाइशी उनको राजघराना नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये क्लर्जी है, अगर एक बेटा इसका भी बेटा है, जैसे एक फादर उसका बेटा है, तो उसके मरने के बाद वही क्लर्जी बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा उसके मेरिट पे कि वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो बता सकता है अच्छे से, तो उस चीज पे डिपेंड करना चाहिए। तो ये मिडिल क्लास वालों ने थोड़ा सा रिवॉर्ड करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ फिलोसोफर। अब मैं आपको 2 फिलोसोफर्स के नाम बताऊंगा। हमारे पास 2 फिलोसोफर थे जो फ्रेंच में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। उनका नाम है जॉन लॉकी एंड जीन जैक्वेस रोशे। ये पेज नंबर 4, 5, 6 में लिखे रखा हुआ है, जॉन लॉकी एंड जीन जैक्वेस रोशे। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला था, द स्टेटमेंट इन द 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने लिखा था कि हम मोनार्ची की बात क्यों माने, और वैसे मोनार्ची की जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन करता है हम उसके प्रिंसिपल्स को नहीं मानेंगे, बल्कि हमारे पास एक ऐसी सोसाइटी होना चाहिए जो इक्वालिटी पे बेस्ड हो, जो सबको इक्वल नजर से देखे, और हमको एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना चाहिए जो हमारे भले के बारे में सोचे, ना कि अपने बारे में। तो ये 2 जो फिलोसोफर थे इनकी वजह से ना बहुत सारी मदद मिली, और इनकी जो थॉट प्रोसेस थे ना इतना जल्दी फ्रेंच में जंगल आग की तरह फैलते गया कि सारे लोगों को लगा कि हाँ अगर इन लोगों को सपोर्ट करें ना तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये फिलोसोफर की मदद से सारे लोग इकट्ठा हुए, मूवमेंट मिला, एक अच्छा डायरेक्शन मिला और एक फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। टेक केयर।